गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पर्णवृंत की आंतरिक संरचना की स्टडी की थी। तो नेक्स्ट चलते हैं पर्णफलक की आंतरिक संरचना। पर्णफलक की आंतरिक संरचना। जब हम पर्णफलक की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो यहां पर हमने पर्णफलक में पहले दो चीज देखी थी, एक तो मिड रिब, सिराएं, और सिराओं में मुख्यली जो मेनली होती है जो वो कौन सी होती है, मध्य सिरा, मिड रिब प्लस बाकी का भाग जो होता है, जो शेष पार्ट होता है मिड रिब के अलावा पर्णफलक का, वो। तो यहाँ पर जो मिड रिब पाई जाती है, इस मिड रिब की जो एनाटॉमी होती है, ये एनाटॉमी पर्णवृंत के समान होती है। पर्णवृंत के समान मिड रिब की जो एनाटॉमी होती है, ये एनाटॉमी कैसी होती है, पर्णवृंत की समान होती है। और शीर्ष पार्ट जो पर्णफलक का होता है, इसको छोड़ करके पर्णफलक का शेष भाग, इसकी एनाटॉमी अलग होती है। तो यहां हम मिड रिब को छोड़ करके जो पर्णफलक का शेष भाग है उसकी स्टडी करेंगे। और ये पर्णफलक का जो शेष भाग है, इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, ये आंतरिक संरचना, क्योंकि पर्णफलक कैसी होती है, चपटी संरचना होती है, तो इस संरचना, इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, ये आंतरिक संरचना कुछ एक्सटर्नल कारक होते हैं, कुछ इंटरनल कारक होते हैं, जिनके आधार पर इनकी संरचना कैसी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल कारक कौन से होते हैं, यहाँ पर जो वातावरण है, उस वातावरण में प्रकाश किस मात्रा में उपलब्ध है, प्रकाश की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति ज्यादा है या फिर जलाभाव है, कम है, वहां पर किस प्रकार से जल प्रेजेंट है। तो ये वो चीज हैं जो यहाँ पर, और साथ में टेम्परेचर, ये वो चीज हैं जो पर्णफलक की आंतरिक संरचना को निर्धारित करते हैं। अगर जल ज्यादा है, एक्सेस में मिल रहा है, तो कैसे होंगे प्लांट, हाइड्रोफाइट या तो मीजोफाइट्स होंगे, और अधिक एक्सेस में होगा तो हाइड्रोफाइट्स होंगे। अगर जल की कमी है तो कैसे होंगे, जीरोफाइट्स प्लांट होंगे। यहाँ पर प्रकाश अगर एब्सेंट है तो छायाप्रिय होंगे, क्योंकि अगर ऐसे प्लांट जो प्रकाश की उपस्थिति में ना होकर कैसे अनुपस्थिति में या फिर दूसरे पादपों के नीचे होते हैं, वो कैसे होते हैं, छायाप्रिय पादप होते हैं। टेम्परेचर कम है या अधिक है, शीतोष्ण प्रदेश में है या उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सटर्नल कारक हैं, जो इंटरनल कारकों को भी, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि बाह्य कारकों के आधार पर ही प्लांट हो या एनिमल, उसके बॉडी में अडेप्टेशन आते हैं, अनुकूलन आते हैं वहां के वातावरण के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो पर्णफलक होता है, ये पर्णफलक इन चीजों के आधार पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पर्णफलक की आंतरिक संरचना, जब हम पर्णफलक की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस पर्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्णफलक के आधार पर दो प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये या तो स्टेम या कोई भी शाखा, अगर इससे न्यून कोण पर पर्ण जुड़ी हुई है तो ये कैसी होगी, समद्वय पार्श्विक, समद्वय पार्श्विक। मतलब इसकी दोनों सतह पर प्रकाश कैसा आएगा, इस प्रकार से अगर जुड़ी हुई है और सन जो रेज आ रही है तो दोनों सतह पर समान रूप से गिरेगा। अगर लीफ इस प्रकार से जुड़ी हुई है तो ये कहलाती है पृष्ठाधारी, पृष्ठाधारी। तो यहां अगर लीफ इस प्रकार से जुड़ी हुई है तो जो प्रकाश पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, ऊपर वाली सतह पर, नीचे वाली सतह पर प्रकाश कम पड़ेगा, हो आएगा ही नहीं। तो ये लीफ कैसी होती है, 90 के एंगल पर जुड़ी होती हैं, और ये
90 से कम एंगल पर जुड़ी होती हैं, न्यून कोण पर जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर किस एंगल से लीफ जुड़ी हुई है, ब्रांच के साथ में, शाखा के साथ में, स्टेम के साथ में, तो उस आधार पर यहाँ पर दो प्रकार की पत्ती होती हैं, एक तो पृष्ठाधारी होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं, समद्विपार्श्विक। पृष्ठाधारी में अपर सरफेस और लोअर सरफेस अलग अलग पाई जाती हैं, और समद्विपार्श्विक में दोनों ही सरफेस कैसी होती हैं, समान प्रकार की पाई जाती हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम पृष्ठाधारी लीफ की। पृष्ठाधारी पर्ण, क्योंकि पृष्ठाधारी पर्ण के अंदर अपर सरफेस और लोअर सरफेस कैसी होंगी, अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो यहाँ पृष्ठाधारी पर्ण 3 भागों में विभक्त होती है, कहीं भी जाएंगे 3 भागों में ही मिलेंगी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर लीफ है तो यहाँ कॉर्टेक्स ना मिलकर क्या मिलेगा हमको, मीजोफिल, और फिर वेस्कुलर बंडल। लीफ के अंदर कॉर्टेक्स नहीं होता, मीजोफिल होता है। फर्स्ट बात करते हैं हम एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस है तो कैसी होगी, आउटर मोस्ट लेयर, कहीं भी चले जाएं ये पॉइंट कॉमन होगा। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है तो ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल मिलेगी, क्यूटिकल उपस्थित होगी। अब यहाँ पर इकहरी मिलती है या एक से अधिक परतें पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट सामान्य तौर पर यहाँ पर स्थलीय जो पादप होते हैं, स्थलीय पादपों में एपिडर्मिस की इकहरी ही परत पाई जाती है, इकहरी परत पाई जाती है। पृष्ठाधारी पर्ण पढ़ रहे हैं तो पृष्ठाधारी पर्ण में हम लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस दोनों की अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो संरचना होगी वो कैसी होगी, अलग अलग। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर हमने क्यूटिकल कहा है तो हम बात कर रहे हैं अपर एपिडर्मिस की। तो यहाँ पर अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सामान्य तौर पर अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम ही पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टोमेटा भी बहुत कम पाए जाते हैं या एब्सेंट ही होते हैं, क्यूटिकल पाई जाती है। और जो स्थलीय पादप होते हैं, यहाँ पर स्थलीय पादपों के अंदर सामान्य तौर पर इकहरी परत पाई जाती है, सिंगल लेयर्ड पाई जाती है, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कुछ पादप आते हैं, कनेर, कनेर जीरोफाइट्स है, यहां इसके अंदर मल्टी लेयर्ड होती है। यहां पर जो एपिडर्मिस पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, मल्टी लेयर्ड पाई जाती है। यहां अपर लेयर को हम क्या बोलेंगे, अव्यक्ष, और लोअर को अपाक्ष। तो यहाँ पर मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। लेकिन जलीय जो पादप होते हैं, जलीय पादप, इन जलीय पादपों की केवल अभ्यक्ष सतह पर ही, अभ्यक्ष सतह पर क्यूटिकल ना मिल करके क्या पाया जाता है, बैक्स पाया जाता है। अभ्यक्ष सतह पर क्यूटिकल ना मिल करके बैक्स पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जलीय पादप हैं, नॉन स्टॉप किसके कांटेक्ट में रहते हैं, जल के। तो जल से सड़ाने से बचाने के लिए यहाँ पर बैक्स की लेयर पाई जाती है ऊपर वाली सतह पर। और यहाँ एपिडर्मिस में अंतराकोशिकीय जो अवकाश होते हैं, ये अंतराकोशिकीय अवकाश क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट सामान्य तौर पर एब्सेंट होता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट के अंदर ये उपस्थित भी होता है। कुछ पादपों में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया भी जाता है। ये कुछ जलीय पादप होते हैं जहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, नहीं सामान्य तौर पर कैसा होता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट स्थलीय पादपों के अंदर अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
मीजोफिल की। पृष्ठाधारी पर्ण की बात कर रहे हैं तो पृष्ठाधारी पर्ण में जो मीजोफिल होता है, ये मीजोफिल विभेदित होता है। मीजोफिल, पृष्ठाधारी पर्ण के अंदर मीजोफिल कैसा होता है? विभेदित होता है। और विभेदित भी दो पार्ट में होता है। एक तो होता है पैलिसेड टिश्यू जिसे हम बोलते हैं खंभूतक, और दूसरा पाया जाता है स्पॉन्जी ऊतक। तो यहाँ पर मीजोफिल खंभूतक में, पैलिसेड टिश्यू में और स्पॉन्जी ऊतक में विभेदित होता है। अब यहाँ पर जो पैलिसेड टिश्यू पाया जाता है, ये पैलिसेड टिश्यू अपर एपिडर्मिस की तरफ पाया जाएगा और स्पॉन्जी टिश्यू होता है वो सामान्य तौर पर लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों ही जो टिश्यू प्रेजेंट हैं, या फिर कहें कि मीजोफिल, दोनों टिश्यू किस में है? मीजोफिल के अंदर। तो जो ये मीजोफिल है, ये मीजोफिल लीफ में ग्राउंड टिश्यू को प्रदर्शित करता है, ग्राउंड टिश्यू को प्रदर्शित करता है, जिसको हम क्या स्टेम और रूट के अंदर क्या बोलते हैं? भरण ऊतक तंत्र। तो यहाँ पर ये भरण ऊतक तंत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट देखते हैं खंभूतक। खंभूतक की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स को कैसी होती हैं? आकार में बड़ी होती हैं, खंभाकार या आयताकार होती हैं, आयताकार या खंभाकार होती हैं। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट सघन रूप से होता है, सघन रूप में उपस्थित होता है, या फिर कहें कि मात्रा में अधिक पाया जाता है, सघन रूप में उपस्थित होता है। इसकी सेल्स जो अपर एपिडर्मिस होती है, या फिर कहें कि अभ्यक्ष सतह होती है, अभ्यक्ष एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होती हैं। सामान्य तौर पर सिंगल लेयर होती हैं, अधिकतर सिंगल लेयर में ही पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या पाई जाती हैं? मल्टी लेयर्ड भी उपस्थित होती हैं। बहुत कम चांस होते हैं इसके, नहीं सामान्य तौर पर कैसी होती हैं? सिंगल लेयर पाई जाती है, सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं, सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। तो इसका मतलब है कि इनके मध्य में अंतराकोशिकीय जो अवकाश होते हैं, वो अंतराकोशिकीय अवकाश कैसे होते हैं? एब्सेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते। यहाँ जो पैलिसेड टिश्यू पाया जाता है, ये पैलिसेड टिश्यू जीरोफाइट्स के अंदर सामान्य तौर पर एकहरी रूप में ही पाया जाता है, एकहरी परत के रूप में ही पाया जाता है, लेकिन मीजोफाइट्स के और हाइड्रोफाइट्स की तुलना में यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक्सिस में होता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ जीरोफाइट्स के अंदर यहाँ अधिक होता है। किन की तुलना में? मीजोफाइट्स की तुलना में, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स को तो छोड़ दो, मीजोफाइट्स की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, मीजोफाइट्स में कम होगा। तो यहाँ पर मीजोफाइट्स की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होगा। सामान्य तौर पर तो ये होता है कि जो अभ्यक्ष एपिडर्मिस होती है उसके नीचे यहाँ पर पैलिसेड टिश्यू होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जहाँ पर
दोनों सतहों पर, ऊपर भी पहली शेड होगा और नीचे भी से पहली शेड होगा, और बीच में क्या होगा, स्पॉन्जी टिश्यू। यहाँ पहली शेड टिश्यू है और यहाँ पहली शेड टिश्यू और बीच में स्पॉन्जी टिश्यू होता है। सामान्य तौर पर ऐसे नहीं होता, क्योंकि सामान्य तौर पर नीचे की जो एपिडर्मिस होती है, अपाक सतह की जो एपिडर्मिस पाई जाती है, वहां पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और वहां गैसियस एक्सचेंज के लिए बड़े बड़े वायु कोष पाए जाते हैं, तो वहां पर स्पॉन्जी टिश्यू ही पाया जाता है। अपवाद के रूप में यहाँ पर कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी दोनों सतह पर पहली शेड टिश्यू होता है और बीच में स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। बात करते हैं हम स्पॉन्जी टिश्यू की। स्पॉन्जी टिश्यू खम्भ ऊतक के नीचे और कंप्लीट जो पार्ट बचा होता है पर्णफलक का या पर्ण का, खम्भ ऊतक के नीचे होता है। कोशिकाएं अनियमित प्रकार की होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, घनाकार भी हो सकती हैं। अधिकतर यहाँ पर ये पालित होती हैं, ये लोब के अंदर बटी हुई होती हैं, अधिकतर पालित होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं, और ये पालित होने की वजह से इनकी जो पालियां हैं वही एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, एक पाली दूसरी पाली के कांटेक्ट में होती है। यहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू की पालियां इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं, तो यहाँ ये एक दूसरे के संपर्क में रहती है। क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ उपस्थित होता है, लेकिन अगर उपस्थित काफी मात्रा में होता है, तुलना करें हम पहली साइड से, तो उसकी तुलना में यहाँ पर कैसा होता है, कम पाया जाता है। वायु कोष कैसे होंगे, कम या ज्यादा, बड़े बड़े वायु कोष पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होना है, गैसियस एक्सचेंज होना है, तो यहाँ पर बड़े बड़े वायु कोष पाए जाते हैं। बात करते हैं मीजोफिल के कार्य की, तो मीजोफिल का प्रमुख जो कार्य होता है वो कार्य होता है फोटोसिंथेसिस का। मीजोफिल का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का। इसके अलावा जो स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू गैसियस एक्सचेंज का कार्य करता है, गैसीय विनिमय का कार्य करता है। यहाँ जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो वो मीजोफिल की सेल्स के अंदर, मीजोफिल की सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गोंद, रेजिन, टैनिन, राल, एनिमन जो भी होता है, वो सभी यहाँ पर क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, संचय के रूप में होते हैं, यहाँ पर भरे हुई मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मीजोफिल प्रकाश संश्लेषण का कार्य तो करता ही करता है, गैसियस एक्सचेंज भी करता है स्पॉन्जी टिश्यू, और इसके अलावा मीजोफिल की चाहे हम खम्भ ऊतक की बात करें चाहे हम स्पॉन्जी ऊतक की बात करें, दोनों ये संचय का कार्य करती हैं। यहाँ पर भी इडियट सेल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू है तो जाइलम और फ्लोएम होंगे दोनों के अंदर। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, ये वेस्कुलर टिश्यू इसको यांत्रिक ऊतक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यांत्रिक ऊतक, क्योंकि यहाँ पर जाइलम के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं, और जाइलम की सेल्स कैसी होती हैं, बेसल्स और ट्रैकिड्स हार्ड होती हैं, तो ये यांत्रिक सामर्थ्य भी प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, यांत्रिक ऊतक भी कहते हैं। जो यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करें, यांत्रिक बल प्रदान करें, वो कैसे कहलाते हैं, यांत्रिक ऊतक कहलाते हैं। तो वैस्कुलर ऊतक को हम यांत्रिक ऊतक भी कहते हैं। यहाँ पर्णग्रंथ से लेकर के मिड रिब, ये पर्णग्रंथ
ये मिडरिव, इन सभी के अंदर जाइलम भी मिलेगा और फ्लोएम भी मिलेगा। दोनों में जाइलम और फ्लोएम दोनों में होते हैं। यहाँ जल, खाद्य पदार्थ और खनिज लवण, क्योंकि प्लांट की किचन कौन होती है? लीफ। खाना कहाँ बनाया जाता है? किचन में। तो यहाँ पर जाइलम जल और खनिज लवणों को लाने का कार्य करेगा, फ्लोएम खाद्य पदार्थों को यहाँ से ले जाने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को लाने, जल और मिनरल्स को लाने का और खाद्य पदार्थों को ले जाने का कार्य यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पाए जाते हैं। यहाँ शीर्ष से लेकर के नीचे तक खाद्य पदार्थों को ले जाने का कार्य फ्लोएम करता है और नीचे से लेकर के शीर्ष तक जल और खनिज लवणों को लाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। तो यहाँ पर मिडरिब, पर्णग्रंथ जिसे पैटियोल कहते हैं, जाइलम, फ्लोएम, इन सभी के अंदर तीनों प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। यहां पर कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, तीनों ही पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा भी मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा भी मिलेगा और पेरेनकाइमा भी मिलेगा। चाहे हम मिडरिब की बात करें, चाहे पर्णग्रंथ की बात करें, चाहे हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें, तो तीनों के अंदर यहाँ पर ये ही तीन टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स कैसी होती हैं? या तो अंडाकार होती हैं या फिर बहुभुजी होती हैं। अंडाकार या बहुभुजी होती हैं। इसकी सेल्स में विभिन्न स्थूलन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सेल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के डिपोजिशन मिलते हैं, स्थूलन उपस्थित होते हैं। और कोलेनकाइमा के अंदर सबसे ज्यादा तनन सामर्थ्य होती है, तनन सामर्थ्य, फ्लेक्सिबिलिटी। तो तनन सामर्थ्य उपस्थित होती है। इसी की वजह से यहाँ ये क्या प्रदान करता है? तनन सामर्थ्य की वजह से मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ ये मजबूती भी देता है और पादप को तनन सामर्थ्य भी देता है। तो यहाँ पर कोलेनकाइमा ऐसी जगह पर मिलेगा जहां पर पादप को फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। किसमें बात कर रहे हैं हम? वेस्कुलर टिश्यू की। तो वेस्कुलर टिश्यू में उस जगह पर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है? हार्ड होता है। तो यहाँ स्क्लेरेनकाइमा सामान्य तौर पर जाइलम के अंदर अगर हम बात करें तो जाइलम के अंदर पाए जाते हैं वुड फाइबर, जिन्हें हम जाइलम फाइबर भी कहते हैं। कैसे होते हैं ये? जाइलम के अंदर डेड पार्ट होते हैं, क्योंकि तीनों चीज डेड होती हैं, चाहे हम वेसल्स कहें, चाहे ट्रैकिड्स कहें, चाहे फाइबर कहें, क्योंकि एक पेरेनकाइमा यहाँ पर जीवित पार्ट होता है। तो ये वुड फाइबर के अंदर उपस्थित होगा। और फ्लोएम के अंदर ये बंडल सीथ, जो बंडल सीथ होता है, या तो ये बंडल सीथ पर उपस्थित होगा या फिर यहाँ फ्लोएम के ऊपर कैप के रूप में उपस्थित होगा, टोपी के रूप में। फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर ढक्कन के रूप में उपस्थित होगा, या फिर जो बंडल सीथ होती है जो चारों तरफ पाई जाती है उनके ऊपर यहाँ पर पाया जाएगा ये। तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा मुख्य रूप से यांत्रिक पर्णफलक को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, पूरे के पूरे पर्णफलक को। क्योंकि पूरे पर्णफलक में क्या फैली हुई है? सिरा और सिरिकाएं। तो यहाँ इनको यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। बात करते हैं वेस्कुलर बंडलों की। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो वेस्कुलर बंडल कैसे पाए जाते हैं? या तो अर्धचंद्राकार रूप में होंगे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं,
अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं या गोलाकार होते हैं रिंग में, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग विभक्त होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। उपस्थित होते हैं। तो यहाँ प्रत्येक स्पीशीज के अंदर, ऐसा नहीं है सभी के अंदर सेम मिलती है, तो यहाँ वैस्कुलर बंडल की जो व्यवस्था है यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पर जो लीफ ट्रेसेस, पर्णवृंत, क्योंकि लीफ ट्रेस भी मिलते हैं, पर्णवृंत, मिडरिब और जाइलम, ये हमको अभ्यक्ष सतह पर दिखाई देते हैं, अभ्यक्ष सतह पर। तो फ्लोएम कहां दिखाई देगा? अपाक्ष सतह पर, अपाक्ष सतह पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर की तरफ जाइलम होता है और नीचे की तरफ फ्लोएम होता है, और ऊपर अभ्यक्ष सतह पर हमको ये संरचनाएं क्लियर दिखाई देती हैं, लीफ ट्रेस, पर्णवृंत, मिडरिब। और पत्ती को अगर हम देखें, किसी भी पर्ण को देखें पृष्ठाधारी को, तो आप कभी भी देखना नीचे वाली पर्ण जो मिडरिब होती है वो नीचे बहुत कम दिखाई देती है, और ऊपर किसी भी लीफ के अंदर वो क्लियर दिखाई देगी। पृष्ठाधारी पर्ण में समद्वय पार्श्व में दोनों तरफ समान दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर ऊपर की सतह पर ही क्लियर दिखाई देती है। तो यहाँ फ्लोएम अपाक्ष सतह पर होता है, और जो जाइलम है, मिडरिब है, वो पर्णवृंत, ये सभी अभ्यक्ष सतह पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल पूलाच्छद वैस्कुलर बंडल होते हैं, वो बंडल शीथ से घिरे होते हैं। वैस्कुलर बंडल शीथ से घिरे हुए होते हैं, चारों तरफ एक घेरा पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ। और ये बंडल शीथ जो बना हुआ होता है, ये बंडल शीथ सामान्य तौर पर स्क्लेरेन काइमेटस होता है, स्क्लेरेन काइमेटस होता है। तो इसका मतलब ये क्या कार्य करता है? दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। स्क्लेरेन काइमेटस है, इसलिए दृढ़ता प्रदान करने का कार्य होता है। लेकिन छायाप्रिय पादपों की अगर हम बात करें, छायाप्रिय पादपों की, तो छायाप्रिय पादपों में ये कैसा होता है? पेरेन काइमेटस। छायाप्रिय पादपों में ये पेरेन काइमेटस होता है। यहां जाइलम के अंदर और फ्लोएम के अंदर कौन कौन सी चीज उपस्थित होती हैं? तो जाइलम के भी चारों एलिमेंट पाए जाते हैं और फ्लोएम के भी चारों एलिमेंट पाए जाते हैं। जाइलम में कौन कौन से होते हैं चारों एलिमेंट? वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। यहां पर सीव ट्यूब में दोनों आ जाते हैं, सीव सेल और सीव ट्यूब दोनों ही। कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर चारों की चारों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।